अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मैं हूँ फरजाना अली। नाजरीन, जैसा कि हम आपको मुसलसल बता रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा समेत पाकिस्तान भर में कोरोना वायरस ने अपना असर दिखाना अब पूरी तरह से शुरू कर दिया है। और ख़ुसूसन अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो अगरचे लॉकडाउन का कहा तो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर जो लॉकडाउन है एक मौसर वो हमें नज़र नहीं आ रहा। जबकि दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि हर रोज़ खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली जो अमवात हैं कोरोना वायरस से, उनकी तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। और साथ ही साथ ये भी एक बहुत ही परेशान कुन बात है कि कम आबादी वाले सूबे में सबसे ज़्यादा हलाकतें हो रही हैं। और साथ ही साथ अगर हम टेस्टिंग कैपेसिटी को देखें तो अगरचे थोड़ी बहुत बढ़ाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी टेस्ट कम हो रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर आप मेरे पस मंज़र में भी देखें तो आपको ट्रैफिक जो है वो सड़कों पर रवां दवां नज़र आती है। अगरचे ये मैं कैंट के एरिया में मौजूद हूँ, यहाँ ट्रैफिक नॉर्मली कम होती है शहर की निस्बत, लेकिन हम आपको शहर भी ले जाएंगे और वहाँ भी दिखाएंगे कि वहाँ क्या सूरत हाल है। लोगों के बिहेवियर की अगर हम बात करें या फिर जो लॉकडाउन की सूरत हाल है इस वक्त, वो जो SOPs बताए गए हैं क्या लोग उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल एक सूरत हाल हम आपको दिखाएंगे। और फिर इसके साथ साथ प्रोग्राम में आज हम ज़रूर बात करेंगे जो हमारे बिहेवियर है उनकी वजह से किस किस्म के सोशल या समाजी मसाइल पैदा हो रहे हैं, और साथ ही साथ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स किस किस्म के या साइकोलॉजिकल प्रेशर या इम्पैक्ट लोगों के ऊपर किस तरह का आ रहा है और उसके नताइज क्या सामने आ रहे हैं। इस हवाले से हम साइकेट्रिस्ट से भी बात करेंगे और माहिर समाजियात से भी बात करेंगे और लोगों से भी बात करेंगे कि वो ये जो कोरोना की सूरत हाल है इसको लेकर कैसे चल रहे हैं। और हमने बात की है जो कि मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, लॉकडाउन को ज़रा थोड़ा सा नरम किया गया, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला। और ख़ुसूसन हम आपको एक इलाके में भी लेके जाएंगे जहाँ पे के कोरोना के मुतासरा मरीज़ सामने आए, तो वहाँ क्या सिचुएशन इस वक्त हमारे सामने है। ये सारा कुछ हम आपको बताएंगे आज के प्रोग्राम में, हमारे साथ रहिएगा। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि पेशावर के 50 से ज़ायद इलाके इस वक्त ऐसे हैं जहां के कोरोना वायरस मुकम्मल तौर पर अपना असर दिखा चुका है और कई पॉजिटिव मरीज़ जो हैं वो इन इलाकों से सामने आ रहे हैं। हम इस वक्त गंज के इलाके में मौजूद हैं, ये अंदरूनी शहर का एक इलाका है। ऐसा कुछ लोग हैं, थोड़ा सा वो जो समाजी फासले का मामला है उसको बरकरार रखते हुए। आपका नाम क्या है? जी मुबशिर लतीफ़ मेरा नाम है। और मुबशिर, आप इसी इलाके के हैं? जी मैं इसी इलाके का रिहायशी हूँ और हुकूमत से वक्त से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह 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 मुसलमान होने के नाते हमें अपने खुदा ताला की ज़ात पे बहुत यकीन है कि जब उसकी तरफ से लिखा होगा तो कुछ बहाना ज़रूर बनेगा। पर इतना ज़रूर कहता हूँ, आप वो बहाना बनाना चाहते हैं? नहीं, ये नहीं कहना चाहता, पर ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इलाका, हमारा पेशावर, सबसे पहले हमारा प्यारा पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक इसको हमेशा कायम व दायम रखे, बिल्कुल महफूज है। ये एक कैसे कह सकते हैं महफूज है? इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा हलाकतें हो रही हैं। आपकी बात है, एक हिसाब से देखिए, गंज में खड़े हुए हैं, आपको पता है हुदा भी अफेक्टेड है और कच्ची माला भी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पर ऐसे हालात भी हैं कि मैं समझता हूँ कि आवाम जो है उसको तकरीबन 7 से 80% जो है यही कहती है कि कुछ भी नहीं है। आप भी यही कहते हैं कि कुछ भी नहीं है? जी बिल्कुल, मैं भी यही कहता हूँ। आप ये कैसे घूम रहे हो इतने ख़तरनाक इलाके में बग़ैर मास्क के और बग़ैर दस्तानों के? ये इसलिए हुकूमत हमारे साथ बिल्कुल ताउन नहीं करते, इधर स्प्रे भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है। नहीं, आप भी हुकूमत के साथ तावन करो ना। हम करते हैं, आवाम के लिए राशन दे रहे हैं, सब घरों में बैठे नहीं देते, क्यों लोग अपने गरीबी के लिए बाहर निकलते हैं। अच्छा, हाँ ठीक है, आपका ये पॉइंट बहुत वैलिड है, लेकिन मुझे साथ साथ ये आ जाए मोर, आ जाए, बात करें।
हाँ मॅडम खजा खावन मरीजानी पकड़ प्राते हूँ नवड़स्ता न वड़िस्ता न चीनिस्ता बारो ज्यादा ये समरा करनिस्ता साखावन से गई। मरीज ने पकड़ प्रोते। आपका नाम क्या है? मेरा जलपाना। अच्छा, जलपाना बीबी जो है वो कह रही हैं कि उनके शोहर बीमार हैं, बिस्तर पर हैं, वो काम शाम नहीं कर सकते। जाहिर है उनका मर्ज ऐसा है कि वो काम नहीं कर सकते, लेकिन इनको राशन नहीं मिला। आपने एहसास प्रोग्राम में वो जो नंबर था उस पर मैसेज भेजा था? वगा में लगा ले दे इस पागल उससे पूरे जवाब न दे रहा गले। ना न दे रहा गले लुरे। मैं अगर आपसे पूछूं कि इस वक्त आप लोगों का सबसे बड़ा मसला क्या है? रोजगार का मसला है जी। इस वक्त आप लोगों का सबसे बड़ा मसला क्या है? राशन का है और रोजगार का है। राशन का है और रोजगार का है। नहीं चाहिए, हुकूमत का राशन नहीं चाहिए, हमें अल्लाह देगा। ये अभी जब जो इतना असर गुजर गया अभी भी अल्लाह देगा। हुकूमत का कुछ भी नहीं चाहिए हमारे लिए। लॉकडाउन खत्म करे, कोरोना भी ऐसा ड्रामा है, कुछ भी नहीं है। ऐसे कैसे कह रहे हैं कोरोना ड्रामा? भाई मैडम मैं नहीं मानता कोरोना को, नहीं मानता, अल्लाह की कसम नहीं मानता कोरोना को। कहाँ है कोरोना? मैंने तो नहीं देखा। आपने पूरे इलाके में किसी को देखा है कोरोना वाले को? कहाँ है कोरोना? ये जो आपके इलाके में, ये आलमी साजिश है। ये जो आपके इलाके में मुतासिर हुआ था, नहीं देखा जी। बस अभी मैं कहूँगा फलानी जगह पे कोरोना है, नहीं देखा, ना हमने पता है ना कुछ है, नहीं मानता कोरोना को। ना अभी मानूंगा, ना साल बाद मानूंगा, ना 10 साल बाद मानूंगा। जिस आलमी साजिश की आप बात कर रहे हैं वो लोग तो खुद बहुत मुतासिर है। नहीं मुतासिर। अमेरिका कह रहा है 1000 बंदे मेरे मर रहे, मैं नहीं मानता। दिखा है ना, बैरिकाड दिखा है अमेरिका, बरतानिया दिखा है। आप लाशें देखना चाहते हैं? लाजमी में अगर कोई बीमार होगा मुझे नजर आएगा ना कि सामने ये बंदा बीमार है या ये मर गया ये बंदा। तो मास्क मिल रहे हैं ना, ये भी 50 रुपए का है। अगर हम रोजाना 50 रुपए ये ज़ाया करें तो ये कहाँ से लाएंगे? हमारा तो ये देखो दुकान बंद है, अबू जो है फालिज बीमार है, तो हम कहाँ से? आपका क्या नाम है? माविया नाम है मेरा। अच्छा माविया, ये बताओ कि किस? हमारा बिजलियों का दुकान है, ये रिपेयरिंग का काम करते हैं। अच्छा, हाँ, और ये आ जाते हैं, कहते हैं दुकानें बंद करो, तो दुकानें बंद हो जाती हैं, हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे? कितने बहन भाई हैं आपके? मेरे 2 भाई और 1 बहन है। अच्छा, मैं बड़ा आप हूँ। सिर्फ वाहिद कमाने वाले हो? आप हाँ, मैं वाहिद कमाने वाला हूँ। ये मेरे लिखने वो खेलने के दिन है और मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। पढ़ाई नहीं करते हो बेटा? पढ़ाई करता हूँ तो बस वो भी प्राइवेट करता हूँ। हाँ। अच्छा, वैसे आपका ये ख्याल है जो आपने बताया, ठीक है, बिल्कुल आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है कि मास्क के पैसे कहाँ से लाएं, लेकिन फिर भी कोई एहतियात तो करनी चाहिए ना। कोई घर में बना के कपड़े से कोई एहतियात तो आपको करनी चाहिए ना बेटा? सही है, वो तो लोग हम करते हैं, लेकिन हम जब घर से निकलते हैं तो पुलिस पकड़ के ले जाती है। वो 1000-2000 रुपये वो भी ले लेते हैं। तो दुकान जो आपने खोली है? हाँ, इसलिए। अच्छा, तो इस वक्त आपकी परेशानी जो है वो कोरोना नहीं बल्कि रोजगार है। रोजगार है। हमारा रोजगार खुल जाए, खैर है, हम एहतियात करेंगे, अलग अलग होके। आप ये देख लें कि बज़ाहिर ये लॉकडाउन है, लेकिन किस तरह से है इसकी सिचुएशन आप देख लें। हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जब हम रोड पर निकलते हैं कोई प्रोग्राम करने के लिए, कोई इंटरव्यू करने के लिए, लोगों से बात करने के लिए, आपको लॉकडाउन की सिचुएशन दिखाने के लिए, तो हम खुद एट रिस्क होते हैं। और जिस तरह मजमा लग जाता है उसको हम कोशिश करते हैं अवॉइड करने की, लेकिन बहरहाल आप ये देखें, ये पेशावर शहर का एक मंजर है जो इस वक्त आपके सामने है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि ये जो लोगों की परेशानी है वो क्या रंग दिखा रही है और ज़हनी तौर पर या साइकोलॉजिकली जो एक प्रेशर है वो किस सूरत में सामने आ रहा है, ये सब बताएंगे आपको, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले जैसे कि हम आपको दिखा रहे थे पेशावर की एक झलक। अच्छा, लोगों का जो मेन मसला था वो रोजगार का ना होना था, उनके जो इनकम के जराए थे वो कम हो गए थे, जिसकी वजह से और बहुत सारे जो पेचीदगियां होती हैं माशरे में वो बढ़ जाती हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में उन पेचीदगियों पर बात करेंगे जिसमें कि एक मसला जो है वो सोशल है और दूसरा है साइकोलॉजी का, यानी कि जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है या सोशल प्रेशर है, दोनों लोगों
लोगों को किस तरह इफेक्ट कर रहे हैं और इससे मुतल्लिका जो लोग हैं उनके पास किस किस्म के केसेस आ रहे हैं, इस पर प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे। और पहले बात करेंगे हम समाजी रवैयों की, समाजी मसाइल की, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा की खातून मोहतसिब रुखशंदा नाज। रुखशंदा का अपना एक बैकग्राउंड है, समाजी कामों के हवाले से सोशल वर्क कर रही हैं और चूंकि बहुत नज़दीक रही हैं इस सारे मसले में, चाहे वो अगर हम खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली दहशतगर्दी देखें या फिर उसके बाद सैलाब, इन सारी चीज़ों से हम गुजरे हैं और ये किस तरह इफेक्ट करता है समाजी रवैयों को, समाजी ज़िंदगी को, इस पर हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया रुखशंदा, आप हमारे साथ हैं। उस दिन हम एक मीटिंग में थे, आपने यकीनन वो ऑर्गेनाइज की थी, मैं भी उसका हिस्सा थी, तो हमने देखा कि बहुत सारे घरेलू तशद्दुद के और GBV के जो केसेस थे उन पर बात हुई कि ये सामने आ रहे हैं कि किस तरह जेंडर बेस्ड वायलेंस और डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है इस कोरोना वायरस के इस पेंडेमिक के दौरान। तो क्या तजर्बा रहा आपका? बहुत शुक्रिया। और फरजाना, आपने ये बहुत अच्छा किया कि उस दिन जो मीटिंग हमने ऑर्गेनाइज़ की थी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को बिठा के, ख़ास तौर पे हमारा फोकस था कि बहुत सारी चीज़ें तो इस वक्त डिस्कस हो रही हैं और इस वक्त गवर्नमेंट का अपना भी जो फोकस है वो रिलीफ की तरफ है, लोगों को कंट्रोल करने पे है जो लोग बाहर आ रहे हैं। और ये जो एक इशू ऑलरेडी हमारी सोसाइटी में था, इसमें लोगों को काफ़ी मौके भी मिले। एक तो इसका जो इम्पेक्ट हुआ कि ये सोसाइटी ये आज स्ट्रेस में नहीं आई। यहाँ पे जो हमारे रवैये, ये एक मुसलसल यहाँ पे दहशतगर्दी से लेके जो आपके कुदरती आफात रही हैं उसकी वजह से, और इस वक्त हमारे पास जो बड़ी कैटेगरी रही है लोगों की, उनमें से एक कैटेगरी वो है जो लोग डेली वेजर हैं या जिनको हम दिहाड़ीदार कहते हैं, वो लोग हैं। बहुत से लोग बेरोज़गार हुए हैं, लोगों के अपने जो छोटे मोटे कारोबार थे, उस सारे चीज़ में जब लोग अपने घरों में लॉकडाउन हुए तो जो रियासती इदारे हैं, ख़ास तौर पे पुलिस और इस तरह के, उनका फोकस तो बाहर लॉ एंड लोगों को कंट्रोल करने में था। और यहाँ पे हमने देखा कि ये वो ख़वातीन, अगर उनकी कहीं ना कहीं पे पहले तो इदारे मौजूद नहीं थे, फिर उनको काफ़ी इदारों को हमने एक्टिवेट किया कि आप कम से कम फ़ोन पे लोगों को थोड़ी सी रिलीफ दें। जब ये फ़ोन की सर्विस शुरू की, और मैं बज़ाते ख़ुद भी आज भी मैंने 2 केसेस को रिसीव किया है, तो वो लोगों को मसले हो गए कि जी पुलिस कहती है कि हम लोगों को कंट्रोल करें कि हम FIR को लेके चलें। दूसरा जो एक समाजी रवैया है ना, हम इसको समझ नहीं रहे कि ये कितनी बड़ी आफत है। उसमें हमें लगता है, और इसको ख़ास तौर पे जहाँ कहीं पर मजहबी रंग दे के लोग या तो घरों से बाहर जा रहे हैं, या वो जो लोग घरों में बैठे हुए हैं वो ख़वातीन जो हैं, वो जो बाहर का उनका स्ट्रेस है, वहाँ पे अगर कोई कारोबार नहीं हुआ या उनको पुलिस ने बुरे तरीके से ट्रीट किया, तो उन्होंने आके जो अपना गुस्सा है वो अपने घर में बच्चों और औरतों पे उतर रहा है। और वो जब कहीं पे कोई मदद लेने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे इदारे, उनके ऊपर इतना बर्डन है, वो वहाँ पे नहीं। तो ये एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनी है। लेकिन रुखशंदा, आपने कहा कि इदारे नहीं थे, हम अगर देखें तो सोशल वेलफेयर के तहत भी एक हेल्पलाइन जो है वो चल रही है, और कई गैर सरकारी इदारे हैं जिनकी के हेल्पलाइन और खुसूसन डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से ये हेल्पलाइन जो है काम कर दिए हैं। तो क्या कोरोना वायरस जब से आया है उसके बाद ये बंद हो गई थी? नहीं, देखिए कुछ बहुत थोड़े, तो उसमें अगर आप जितनी भी चाहे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें या आप सोशल वेलफेयर की बात करें, बोलो हेल्पलाइन जो है वो अपने वो उस तरह फंक्शनल नहीं थी, क्योंकि वो अपने एक मसाइल के साथ वो लोग निपट रहे थे और उसको एक्टिवेट कर रहे थे। इतने में ये इतना बड़ा मसला यहाँ पे आ गया। तो इसी के साथ जो दूसरा जो इदारे भी हैं, आपको मैं बताऊं, मुझे केसेस जो रिसीव हुए हैं वो DI खान से हुए हैं, बनू से हुए हैं, गांव से हुए हैं। मेरी एक और हमारे साथ कोलीग है, उन्होंने मुझे, प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में, उन्होंने मुझे 2 ऑनर क्राइम के केसेस रिपोर्ट किए जो कि पाड़ा चनार से, कुरम से ये आए हैं ये केसेस। तो आप जिन हेल्पलाइन की बात करें वो बहुत लिमिटेड, और उनका की जो अवेयरनेस है
وہ بہت حد تک پشاور سے بہت ہوگی تو مردان تک ہوگی یا نوشہرہ تک ہوگی, یہ وائڈ کوریج نہیں ہے. اور خاص طور پر جب قبائلی اضلاع کی بات کرتے ہیں وہاں تو ابھی ہے وہاں بالکل نہیں, قبائلی اضلاع میں. اور پھر دیکھیں بات یہ بھی ہے, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انٹرنیٹ کے ساتھ لنک ہے, اور انٹرنیٹ کے ساتھ ہے یا سگنل کے ساتھ لنک ہے, تو بہت ساری ایسی جگہوں پہ سگنل اور انٹرنیٹ کے بھی بڑے مسائل ہیں کہ جہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی آپ آن لائن کچھ رپورٹ کر دیں. اب جیسے میں نے جو ڈومیل کا کیس میرے پاس آیا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کوئکلی آپ مجھے آن لائن کر دیں. اور یہ کیس کیا تھا تھوڑا سا بتائیے گا. اچھا دیکھیں یہ کیسز میرے پاس جو آئے ہیں نا, ہم تو ایک یوز ٹو تھے ان کیسز کے ساتھ کہ جہاں پہ آپ کے پاس ایک خاص کلاس سے کیسز آتے تھے. اب یہ جو اس درمیان جو اس پیریڈ میں جو لاک ڈاؤن کا پیریڈ ہے, اس میں جو ہمارے پاس کیسز آئے ہیں اس میں جو ٹیچرز گھر بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی میں مرد ٹیچرز کی بات کر رہی ہوں, ان میں سے خواتین ہیں جو پٹی ہیں, تو وہ لوگ کے جو سروس پیشہ تھے باہر, ابھی تک جو میرے پاس کیسز آئے ہیں ان میں سے ہارڈلی صرف ایک کیس جو تھا وہ ہاؤس وائف کا تھا. لیکن اسی طرح ڈائریکٹریٹ جنرل آف ہیومن رائٹس ہے, ان کے پاس 393 کیسز ان کے پاس آئے ہیں. اور یہ صرف جب سے کرونا شروع ہوا, مطلب لاسٹ 25 ڈیز اگر ہم نہیں, میں ان 25 ڈیز کی بات کر رہی ہوں کہ جہاں پہ لوگوں کو, کیونکہ ویسے تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنے لوکل کہیں پہ ایکسیس کر لیتے تھے. اب کیونکہ آپ لوکل ایکسیس نہیں کر رہے تو جو آپ کو کوئی ریفر کرتا ہے, جیسے میں نے ان سے کہا کہ آپ کو میرا فون نمبر کہاں سے ملا, تو انہوں نے کہا کہ آپ کا نمبر ہمیں فلاں نے دیا. دیکھیں ایک صرف ڈومیسٹک وائلنس تو ٹاپ پہ ہے, ایک دوسری کیٹیگری کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ عورتیں جو پروفیشنل کام کری ہیں, خاص طور پہ میرے پاس نرسز کے کیسز آئے ہیں کہ ہم نے ڈیوٹی دے رہے تھے, ہمیں پش کیا جا رہا ہے, ہمیں پوری وہ نہیں پرائیویٹ ہاسپٹل سے لوگوں کو فارغ کر دینا, اسی طرح جو خواتین ہیں ان کے پاس کٹ کا نہیں ہونا. تو میرے پاس نرسز ایسوسی ایشن جو ہے, میں اس کے ساتھ ان کو جاب سے نکالنے کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں. نہیں, آپ تو کہہ رہی میرے پاس تو وہ ہے کہ جن کو نکال دیے, اور یہ والی چیزیں ہیں کہ جو دوسری کیٹیگری آ رہی ہے وہ ہراسمنٹ کی آ رہی ہے. اور تیسری کیٹیگری جو عورتوں کے اوپر اس کا امپیکٹ ہوا ہے وہ خواتین, مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ جو گھروں میں کام کرنے والی خواتین ہیں, ان کے پیسے کوئی زیادہ نہیں ہوتے. ان کو جس طرح گھروں میں بٹھایا گیا ہے بغیر پیسوں کے, وہ بھی ایک پریشر ہے کہ جو اپنے گھر کے لیے کما کے لے جاتی تھی, یا ہسبینڈ جو ہے وہ نشہ کرتا ہے اور وہی ایک بریڈ ونر ہے, یا وہ بیوہ ہے, تو وہ بھی اس کے اوپر بہت سٹریس لے کر آ رہا ہے. اچھا, اور وہ مرد جو ہے اس کو نشہ نہیں مل رہا تو وہ اس کمانے والی بیوی کو پھر تشدد کا نشانہ بناتا ہے. بالکل. اوکے, یہ کیسز آپ کے پاس آئے ہیں. جی جی بالکل. ٹھیک ہے. اچھا رخشندہ, آخر میں ٹائم بالکل ختم ہے, تو تھوڑا سا میں جب ہم میٹنگ کر رہے تھے تو ایک وائس میں نے یہ بھی سنی, اس میں یہ کہا گیا کہ آنر کلنگ کا مسئلہ جو تھا وہ بھی 2 کیسز جیسے آپ نے بھی ذکر کیا ہوئے, اور ایک عجیب سی بات میں نے سنی کہ چونکہ کرونا وائرس سے کا جو مریض ہے اس کا جنازہ نہیں ہوتا اس طرح سے کہ لوگ آئیں اور اس میں شرکت کریں, اور پھر دوسری طرف قبائلی اضلاع میں جو معاملہ ہے وہاں پہ بھی جو آنر کلنگ کے کیسز ہوتے ہیں وہاں بھی جنازہ نہیں پڑھا جاتا, تو وہ بتا رہے تھے کہ اس کو بھی اس کھاتے میں ڈال کر تو یہ معاملہ برابر کر دیا. جی بالکل, اس کی تحقیق ہوئی ہے کہ واقعی یہ ایسا تھا؟ یہ بالکل اس کی تحقیق ہوئی ہے, اور وہ جنہوں نے مجھے رپورٹ کیا ہے وہ میرے ساتھ رابطے میں ہیں. دیکھیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, اس سے پہلے بھی ہوا تھا جب بنو میں 2 عورتوں کو بھی ہیڈ کر دیا گیا تھا. اور جب میں ان کی انویسٹیگیشن کے لیے اس وقت پہنچی وہاں پہ تو پتا چلا کہ پراپرٹی کا ہے, اور وہاں پہ پھر ایک کیس اور انڈیکیٹ ہوا کہ وہ بھی طالبان کے کھاتے میں ڈالا گیا. یعنی وہ بھی جو 2 عورتیں ماری گئی تھی, ایک کنویں کے پاس ان کی لاشیں ملی تھی تو ساتھ میں طالبان کا لیٹر پڑا ہوا تھا. تو پہلے آنر کلنگ کے جو کیسز تھے وہ طالبان لوگوں نے وہ ان کو ایج لے کے ان کو کیا, اور ابھی یہ جو کیونکہ اس میں ایک دم سے شور مچ جاتا ہے اور کہ بھئی آپ نے تو پاس نہیں جانا, تو وہ کرونا کے کور میں یہ ہوئے ہیں. اس کو بہت سیریسلی گو کہ اومبڈس پرسن کے آفس کا مینڈیٹ اس طرح نہیں ہے, لیکن کیونکہ میں ایک گورنمنٹ ادارے میں ہوں تو میں اس کو پولیس کے ساتھ ٹیک اپ کر رہی ہوں کہ وہ اپنی اس کی پراپر
इन्वेस्टिगेशन करें। बहुत शुक्रिया रक्षंदा, आपने हमेशा हमें टाइम दिया और बहुत अहम इश्यूज पर हमारे साथ बात की और हमारे नाजरीन को आगाह किया। ब्रेक पर जाने से पहले मैं ज़रूर वज़ीर कानून साहब को खैबर पख्तूनख्वा के याद दिलाना चाहूँगी कि उन्होंने दिसंबर में मुझसे वादा किया था कि वो डोमेस्टिक वायलेंस का जो कानून है अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस वो 2020 के शुरू में ले आएंगे। 2020 का अप्रैल भी ख़त्म होने वाला है सर, और अभी तक कुछ नहीं हुआ। और आप देखें कि इस पैंडेमिक में भी वही घरेलू तशद्दुद हमारे लिए कितना बड़ा मसला बन रहा है। तो ज़रा ध्यान इस तरफ भी। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसी मसले के जो समाजी के अलावा एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले जैसा कि हम बात कर रहे थे कोविड-19 की, और फिर ये जो वायरस है इसने जिस तरह से सोसाइटी पर, लोगों पर हमला किया है, उस हवाले से अगर हम देखें तो यकीनन हमें इसके सेहत के अलावा भी और कई मसाइल नज़र आए जो हमने आपके सामने रखे। हमने समाजी मसले की बात की, हमने जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी उसकी भी बात की। अब हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल इशू की। जब कोई आफत आती है तो उसका एक साइकोलॉजिकल प्रेशर या इम्पैक्ट भी होता है, और इस इशू पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बशीर अहमद जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं खैबर टीचिंग हस्पताल में और साइकेट्रिस्ट भी हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। यहीं से मैं बात करती हूँ कि जब से ये कोरोना वायरस की वबा फैली है आप क्या सिचुएशन देख रहे हैं? पहले के मरीजों में, आपके मरीजों में कोई फ़र्क नज़र आता है, और सिचुएशन आपको कैसी लगती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा अहम सवाल है कि ये जो कोविड-19 से पहले का जो सिनेरियो था और कोविड-19 के बाद ज़हनी सेहत के हवाले से क्या सूरत हाल है। जैसे आपने तारुफ में बताया कि हम रोज़ाना के हिसाब से सैकड़ों मरीज़ देखते थे, वैसे भी अपने क्लिनिक में और इसी तरह हॉस्पिटल में भी। अब चूँकि लॉकडाउन की वजह से हॉस्पिटल भी ओपीडी सर्विस बंद है, टेली ओपीडी अभी शुरू की है, लेकिन रेगुलर सर्विसेज बंद है, क्लिनिक्स भी सारे बंद है। तो वो एक जो सहूलत लोगों को पहले थी साइकेट्री की और साइकोथेरेपी की, वो उस तरीके से तो नहीं है। लेकिन हम चूँकि हमारे टेलीफोन नंबर्स और बाकी जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो लोगों के पास होते हैं, तो आजकल हम बेहिसाब टेलीफोन कॉल्स आती है। अगर मैं कहूँ कि 60 से लेकर 70 तक टेलीफोन कॉल्स हम रोज़ाना वसूल करते हैं, ये मुबालगा नहीं होगा, बाज़ वक़्त इससे भी ज़्यादा टेलीफोन कॉल आती है। अच्छा, ये जो तादाद आप बता रहे हैं ये कोरोना वायरस से पहले भी इतना ही था या अभी ज़्यादा हो गया? कोरोना वायरस से पहले जो टेलीफोन कॉल्स आती थी वो तो ज़ाहिर है अपॉइंटमेंट के लिए और छोटे मोटे अगर किसी को साइड इफ़ेक्ट हो गया किसी दवाई का या कोई और इशू हो गया तो बाज़ वक़्त पूछ रहे, लेकिन ज़्यादातर वो अपॉइंटमेंट्स के लिए टेलीफोन आते थे। लेकिन अब तो स्पेसिफिकली इस हवाले से बढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा, तो अब तो वो एक तरीके से हमसे मशवरा भी इसी पे लेते हैं, और बहुत लोगों में बेचैनी है, परेशानी है, बहुत ज़्यादा नए जो मरीज़ है जो पहले हमने नहीं देखे। अच्छा, जो नए मरीज हमारे पास अभी आ रहे हैं टेलीफोन कॉल्स के थ्रू, तो वो जो आपको पता है एक तो एक खौफ है, हर तरफ ये एक परेशानी है, हर एक को ये खदशा लायक है कि कहीं मुझे ये कोविड ना हो जाए, कोरोना वायरस मुझ पे हमलावर ना हो या मेरी फैमिली के किसी मेंबर पे ना हो या हमसाया पे किसी और पे, तो हर किसी को ये खौफ है। अच्छा, ये आपने जो बात की इसी से मैं थोड़ा सा एक सवाल जनरेट मैं करूंगी कि किस किस्म के सवाल वो करते हैं या किस किस्म की परेशानियां आपके साथ शेयर करते हैं वो? बाज़ लोग तो इस तरीके से भी सवाल पूछते हैं क्योंकि साइकियाट्री की कई ऐसी बीमारियां हैं कि जिसमें मरीज को खामखा ये खतरा होता है कि मुझे कोई बीमारी है। अच्छा, जैसे हाइपोकॉन्ड्राइसिस कहते हैं, और उसमें मरीज को अगर मामूली सा बुखार हो जाए तो वो बहुत सीरियस बातें सोचता है कि पता नहीं मुझे क्या है, गला ख़राब हो गया तो वो सोचता है कि पता नहीं मुझे कैंसर हो गया। और आजकल तो अगर किसी को गला ख़राब हो गया, किसी को खांसी हो गई या छोटे मोटे कोई नज़ला ज़ुकाम हो गया, फीवर हो गया, बुखार वगैरह, तो वो एक तो ये पूछते हैं कि कहीं मुझे ये वायरस का तो नहीं अटैक हुआ, और फिर उसी से रिलेटेड
چونکہ وہ پریشان بھی ہوتے ہیں, آلریڈی ان کو ایک بیماری بھی ہے, تو وہ جگہ جگہ جاتے ہیں, پھر ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں, ڈاکٹروں سے بھی ملنے کی کوشش کرتے ہیں, اور پورے گھر میں ایک ماحول بنایا ہوتا ہے کہ مجھے بیماری ہو. کچھ لوگوں نے تو خود کو اپنی طرف سے کوارنٹائن کیا ہوا ہوتا ہے. اچھا, یعنی میں کل کی بات کروں, میں ایک مریض نے فون کیا اور اس نے نہ صرف یہ کہ خود کو بلکہ پوری فیملی کو, اچھا, ہسبینڈ امپلائڈ ہے اس کو بھی باہر نہیں چھوڑ رہی, بچے کو تو بالکل, بچوں کو تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے, چھٹیاں ہیں اسکولوں کی, لیکن گھر کے باہر قدم رکھنا ناممکن. اچھا, نہ کسی کو گھر آنے دینا کہ نہیں یہ بس وائرس آ گیا اور بس ہم سب اس کا شکار ہو گئے. تو اس طرح کی ٹیلی فون کالز آتی ہیں اور اس طرح کی پریشانیاں ہیں لوگوں کو. وہ ہسبینڈ نے بیچارے نے پھر مجھے بتایا کہ ہم تو وائرس کا تو پتہ نہیں اس کا کتنا نقصان ہوگا, لیکن ہم تو ہماری تو فیملی کا یہ جو نقصان ہے کہ یہ مریض ہے بیچاری, اور ہر وقت ہم اس کے آگے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کو تسلیاں دیتے ہیں, اور لیکن اس کی کسی طریقے سے بھی تسلی نہیں ہوتی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک یہ بھی بتائیے کہ کیا پھر اس کے لیے جو سٹریس آپ کہہ رہے ہو کہ سوسائٹی میں بڑھ گیا ہے, آپ کو کالیں بھی آتی ہیں, وہ آپ سے پوچھتے بھی ہیں, وہ وائرس سے ڈرے ہوئے ہیں, تو اس کے لیے کوئی میڈیسن یوز کرتے ہیں یا پھر صرف سائیکو تھراپی کافی رہتی ہے؟ زیادہ تر بیماریوں یہ مریضوں کے لیے تو کاؤنسلنگ ہی کافی ہے. اچھا, ہم ان کو کوشش کرتے ہیں جتنی زیادہ کالز ہم اٹینڈ کر سکتے ہیں. آج کل ہم نے ٹیلی سائیکیٹری شروع کی ہے, ریگولر چونکہ کلینکس بند ہے, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ 5-10 منٹ 15 منٹ تک ان کو ہم کاؤنسل کریں. اچھا, تو اس سے وہ ان کا سٹریس ریلیز ہو جاتا ہے؟ کافی ہو جاتا ہے, کافی, کیونکہ ان کے کچھ خدشات ہوتی ہے, جب ہم ان کو وہ ایکسپلین کر دیتے ہیں, ان کی وضاحت کر دیتے ہیں, ان کی تسلی ہو جاتی ہے. میجارٹی جو مریض ہے الحمدللہ ان کی تسلی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ سے پہلے ہماری جو خاتون محتسب ہیں ان سے بات کر رہے تھے اور انہوں نے سماجی سٹریس کی بات کی, جس کی وجہ سے ڈومیسٹک وائلنس اور پھر کہ ہم نے کیسز دیکھے, کچھ اور ایشوز بھی انہوں نے ہم سے ڈسکس کیے. لیکن اگر میں فوکس کروں کہ گھر میں ایک اکٹھے ہو گئے, جو خصوصاً ہم ڈیلی ویجرز کی اگر بات کرتے ہیں, مزدوری نہیں ہے, چھوٹا سا گھر ہے, بہت سارے لوگ ہیں, سٹریس بڑھ رہا ہے, تو وہ پٹائیاں بھی شروع ہو گئی ہیں. تو اس قسم کے ماحول سے نکالنے کے لیے میں چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو کچھ سجیشنز دیں کہ ہم اگر ساتھ بیٹھے ہیں, پاس بیٹھے ہیں, گھر میں ہیں, تو پھر بھی کس طرح ریلیکس رہ سکتے ہیں, اچھے طریقے سے گزار سکے. یہ بڑا اچھا سوال ہے اور یہ ہمارے مشاہدے میں بھی یہ بات آئی ہے. آج کل چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے خصوصاً مرد حضرات تو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پہلے کوئی ایسا تجربہ نہیں تھا گھر بیٹھنے کا اور یہ ٹائم گزارنے کا. ہم تو عورتوں کو بند کرنے کے قائل تھے نا. بند آپ اس کو جو بھی کہیں, لیکن اب مرد کی اپنی ایک ذمہ داری ہے, رسپانسبلٹی ہے, اور خواتین کی اپنی رسپانسبلٹی ہے, لیکن خواتین پہ بوجھ بڑھ گیا ہے. اس میں کوئی اور نہیں کہ ہم ان کا ہاتھ بٹھائیں. صحیح. اس میں چونکہ ان کا بوجھ زیادہ ہے تو ہم ان کی جو تکلیف ہے, جو بوجھ ہے, اس کو شیئر ثواب بھی ہے کیونکہ سنت نبوی ہے, تو ان کے ساتھ ہم کوشش کریں کہ ان کی بھی ہیلپ کریں, مدد کریں. اور اسی طریقے سے شام کے وقت دوبارہ ہلکی پھلکی ورزش کریں, ایکسرسائز کا اہتمام کریں. بچوں کو بھی ساتھ میں لا لیں, کھیل کود میں ان کے ساتھ شامل ہو جائیں. بچوں کا بھی چونکہ آج کل اسکول میں تو ان سے ورزش وغیرہ کراتے ہیں, لیکن آج کل وہ بندوبست نہیں ہے, تو بچوں سے بھی ہم کوشش کریں کہ ان کو بھی ساتھ ملا لیں, کھیل کود میں ان کے ساتھ حصہ لیں. کرکٹ پسند ہے کسی کو, ٹیبل ٹینس پسند ہے, بیڈمنٹن ہے, جو بھی ہے ان کو بھی ساتھ ملا لیں. اور اسی طرح رات کا بھی کھانا وقت پہ کھا کے اور پھر سو جائیں. اور اسی طریقے سے ایک ہم باقاعدہ کا ایک معمول بنا لیں تو ہمارا بھی ٹائم اچھا گزرے گا اور خواتین پہ بوجھ بھی نہیں ہوگا. اور یہ جو لڑائی جھگڑے ہیں, کیونکہ یہ چونکہ مرد حضرات گھر میں رہیں گے, ظاہر ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھنا شروع کر دیتے ہیں, چڑچڑاپن آ جاتا ہے. پھر جیسے ایک چھوٹی سی بات میں نے آپ سے پوچھنی تھی, چونکہ ٹائم بالکل ہمارے پروگرام کا ختم ہو گیا ہے. میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ یہ جو رات کو دیر تک جاگنا, کیا یہ بھی سٹریس کا سبب بن سکتا ہے؟ یہ بہت بڑا سبب ہے رات کا, جو لیٹ تک جاگنا, خصوصاً 12 بجے کے بعد اگر آپ سوتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ اگلے دن صبح تو آپ ٹائم پہ بالکل نہیں اٹھ سکتے. آپ کا جو بایولوجیکل کلاک ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا. کوشش کریں کہ ہم رات سونے کے لیے ہے, نیند کے, اللہ تعالیٰ نے یہ رات جو ہے یہ نیند کے لیے مخصوص کی ہے. کوشش کریں کہ ہم رات کو وقت پہ سوئیں, دن کو وقت پہ جاگیں, تاکہ ہمارا پھر اگلا دن بھی جو ہے وہ
फिर हमारा अच्छे तरीके से उसका आगाज़ हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बशीर साहब हमारे साथ थे। डॉक्टर साहब आपका बेहद शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी सजेशन दी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि हमने आपको 3 मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो दिखाई हैं। एक तो हमने लोगों के रवैये दिखाए, फिर उसके बाद एक समाजी जो इशू था उसको हमने एड्रेस किया, और आखिर में साइकोलॉजिकल जो एक स्ट्रेस था उसके ऊपर बात की। और आपने देखा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जो स्ट्रेस है वो वाकई बड़ा है, लेकिन हमने इससे बढ़ने नहीं देना, और उसके क्या तरीके हैं ये डॉक्टर बशीर साहब ने आपको बता दिए। हमारी तरफ से इतना ही। फरजाना अली को ब्यूरो रिपोर्ट से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।